सो मेन फीचर्स में हम सबसे पहले बात करेंगे सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज था, मतलब सेंटर से ही जो है वो चला रहे थे। एंड सेंटर पे हाईएस्ट अथॉरिटी कौन थी? किंग, मतलब किंग के अंडर ही सब कुछ था। हर चीज़ मौर्यन एम्पायर की किंग कंट्रोल करता था। जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने थे किंग लेता था। कोई भी जस्टिस करना होता था, कुछ भी करना होता था, किंग करना होता था। कोई भी पॉलिसी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, सब कुछ किंग के अंडर होता था। एंड किंग ने अपने एम्पायर को डिवाइड कर रखा था प्रोविंसेस, डिस्ट्रिक्ट्स एंड और स्मॉलर यूनिट्स में, ताकि अच्छे से चला सके। क्योंकि सेंटर पे बैठ के वो हर जगह से नहीं देख सकता कि कैसे क्या कोई भी चीज़, कोई भी उसके द्वारा बनाई गई पॉलिसी अच्छे से काम कर रही है या नहीं, तो उसे अपने अंडर ऑफिशियल्स अपॉइंट करने ही पड़ते। सो उसने एम्पायर को डिवाइड कर दिया था डिस्ट्रिक्ट्स एंड अदर स्मॉलर यूनिट्स में। उससे उसका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्मूथली चला। इसके बाद जो अगर हम सेकंड इम्पॉर्टेंट फीचर की बात करें मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की, तो उसमें आएगा किंग। क्योंकि ऑब्वियसली सेंट्रल अथॉरिटी थी जो कि किंग था, तो उसके तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी ने पूरे एम्पायर को कंट्रोल कर रखा था। किंग वॉज द ओनली रीज़न कि उसका एम्पायर इतने अच्छे से एक्सपैंड हुआ है एंड एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से रन किया। सो सेकेंड हम लिखेंगे किंग। किंग स्टेट का हेड होता था, मतलब एम्पायर का रूलर जो होता था वो किंग होता था। पूरा एम्पायर, पूरी स्टेट किंग के ही अंडर होती थी। एंड उसके पास एब्सोल्यूट पावर होती थी, चाहे वो कुछ भी करे, बट उसकी जो ड्यूटीज़ होती थी वो धाम के हिसाब से चलती थी। मतलब धाम अशोका ने बनाया था, अशोका के बाद धाम आया था। जब उसने कलिंगा वॉर किया था तो अशोका ने फिर धाम रिलीजन में बना लिया था गिल्ट में आके, ताकि आगे पीस रहे एंड वॉयलेंस ना हो। तो उसके बेसिस पे फिर जो है एडमिनिस्ट्रेशन रन करता था। सो एंड किंग को अपॉइंट कर या असिस्ट करते थे मिनिस्टर ऑफ काउंसिल। सो देयर वाज आल्सो अ मिनिस्टर ऑफ काउंसिल हु यूज्ड टू असिस्ट द किंग, ठीक है। एंड देयर वाज आल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल, कमांडर इन चीफ, जो आर्मी का हेड होता था। वो पूरी आर्मी को कमांड करता था, ठीक है, मेंटेन करता था। देन हाईएस्ट जज किंग होता था। एंड हाईएस्ट अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन में, फाइनल अथॉरिटी यानी फाइनल डिसीजन किसका होगा वो भी किंग का ही होता था। उसके बाद हम बात करें तो थर्ड हमारी आएगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अभी मैंने बताया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होती थी, वो किंग को अपॉइंट करने का सबसे मेन काम यही होता था। एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में मंत्री परिषद बोला गया है, क्योंकि इसमें मंत्री होते थे। सो कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स के आपने नाम याद करने हैं जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होते थे। फर्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता था, जो जिसका पावर होती थी, वो होता था पुरोहित। पुरोहित मतलब मंदिर में जो पुजारी होता है, ठीक है, इंग्लिश में हम प्रीस्ट बोलेंगे। सेकेंड होता था सेनापति, आर्मी का हेड। देन युवराज यानी प्रिंस। देन समहारता होता था, जो कि रिवेन्यू कलेक्ट करने का काम होता था, कि प्रोविंसेस से रिवेन्यू लेना। देन ये सब काम उसका होता था, रिवेन्यू को पूरा अच्छे से संभालना। एंड सन्निधाता होता था ट्रेजरर, जो समर्था तो रिवेन्यू कलेक्ट करेगा, देन वो देगा किसे? सन्निधाता को। तो ट्रेजर यानी हर सारे रिकॉर्ड्स रिवेन्यू से रिलेटेड उसके पास होते थे। ओके, सो एक साइड में मैंने बॉक्स में ये लिखे भी हैं सारे, पुरोहित, सेना, समहर्ता, सन्निधाता, ये भी आप ज़रूर। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की। फोर्थ इंपॉर्टेंट मेन फीचर जो था वो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन था, क्योंकि मौर्यन एम्पायर प्रोविंसेस में भी डिवाइडेड था फर्दर, सो इसलिए प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। सो जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन था वो जैसे कि हमें पता है कि वो प्रोविंसेस में डिवाइडेड था। सो कुछ 4 इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस हैं, तोशली, उज्जैन, तक्षशिला एंड स्वर्णगिरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस थे एंड ये अलग अलग डायरेक्शन में थे, कि नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट, ताकि अच्छे से जो है रूल कर सके। तो प्रोविंसेस को भी का भी हेड होता था, जिसे कि गवर्नर कहते थे। एंड उनकी लैंग्वेज में उस टाइम पे उसे कुमार या आर्य कुमार ऐसे ये बोलते थे। कुमार याद करेंगे हम। सो जो हेड होता था प्रोविंसेस, ईच प्रोविंस का, वो कुमार होता था। मतलब कुमार के अंडर ही हर एक प्रोविंस होता था, ठीक है। सो हर प्रोविंस का अपना एक कुमार होता था, जिसे कि हम गवर्नर कहते हैं आज के टाइम में, ठीक है। सो एंड ये जो गवर्नर, कुमार या आर्यपुत्र, ये जो होते थे, इन्हें असिस्ट करता था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो हमने देख लिया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 2 लोगों को असिस्ट करते थे, किंग को एंड गवर्नर्स को। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में, ये चीज़ आप याद रखना। सो गवर्नर्स का काम होता था कि वो अपने एरिया में यानी अपने प्रोविंस में जस्टिस एडमिनिस्टर करें एंड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करवाए, चाहे अपने अंडर कोई भी ऑफिशियल रख ले, बट वो लॉ एंड ऑर्डर कैसे भी करके लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कराएं, ये उनका काम होता था। सो ये 4 पॉइंट्स आपने लिखने हैं, मेन फीचर्स ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में। एंड ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का इकलौता ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये लॉन्ग क्वेश्चन। एंड ये चीज़ याद रखना कि जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन था वो फर्स्ट वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था।
वो क्वेश्चन है कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ मगध एम्पायर या मगध किंगडम। क्योंकि हम सबको पता है कि जितने भी महाजनपद थे उनमें से मगध इकलौता वो था जो कि राइज हुआ था, तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे जिसने मगध को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया एंड वो इवोल्व हुआ एज एन एम्पायर। सो पहले हम फ्लो चार्ट से समझ लेते हैं कि कैसे क्या क्या रीजंस थे, क्या क्या फैक्टर्स थे जिसने मगध को पावरफुल किंगडम बनाया है। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर वाज ज्योग्राफिकल एडवांटेजेस। सो जो मगध जिस लोकेशन पे लोकेटेड था वो एरिया उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल था। कैसे था वो हम आगे देखते हैं। देन सेकेंड था रिच नेचुरल रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज थे मगध के जिस रीजन में वो लोकेटेड था बहुत ज़्यादा रिसोर्स रिच रीजन था वो। देन हम थर्ड देखें तो प्रोस्पेरस इकोनॉमिकली मगध बहुत अच्छा करा था, बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरिटी हाथ आई थी इसलिए। फोर्थ रीज़न था स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल रूलर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, उन्हें पता था कि हाउ टू लीड अ किंगडम, कैसे क्या पॉलिसीज़ बनानी है, कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, उन्हें सब कुछ बहुत अच्छे से पता था। फिफ्थ रीज़न था पॉलिटिकल फैक्टर्स, कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा बना रखा था, अभी हमने प्रीवियस वीडियो में किया है कैसे। देन स्ट्रॉन्ग मिलिट्री स्ट्रेंथ, उन्होंने मिलिट्री बहुत अच्छी बना रखी थी, बहुत ज़्यादा सोल्जर्स अपनी मिलिट्री में थे, उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से होती थी। इन सब की वजह से मगध बहुत इम्पोर्टेंट अब हम देखते हैं कि इन सब फैक्टर्स की वजह से क्या हुआ। सो इन सब फैक्टर्स की वजह से मगध ने टेरिटोरियल एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा किया, बहुत सारे एरियाज़ अपने अंडर ले लिए थे, एडमिनिस्ट्रेशन अपना बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ला दी, इकोनॉमिकली बहुत प्रोस्पर हुआ, मिलिट्री सुप्रीमेसी ला दी। आसपास कोई भी ऐसी मिलिट्री नहीं थी जो मगध को हरा सके, तो इसलिए मिलिट्री सुप्रीमेसी बन गई थी मगध की। देन मौर्यन एम्पायर की फाउंडेशन हुई, मगध से ही स्टार्ट हुआ था मौर्यन एम्पायर। एंड लास्ट था कल्चरल एंड सोशल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई, जो भी सोशल लेवल्स थे वो हटने शुरू हो गए। तो अब हम देखते हैं आंसर कि हाउ टू राइट द आंसर, लॉन्ग आंसर फॉर योर बोर्ड्स। सो अपना लॉन्ग आंसर हम पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। सो इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि बहुत सारे महाजनपद जो है नॉर्थ इंडिया में एग्जिस्ट हो रहे थे 6th सेंचुरी BC के आसपास, बट उन 16 महाजनपद में से सिर्फ एक महाजनपद था जो राइज हुआ था, जो कि था मगध। सो इन सब फैक्टर्स की वजह से हुआ था, वो जो मैंने अभी आपको बताया। तो हमने इसमें यही लिखना है कि बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, जैसे कि जोग्राफिकल कंडीशन, रिसोर्स रिच रीजन, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन में अब ये सब लिखेंगे, देन हम अपनी मेन बॉडी स्टार्ट करते हैं। उसमें आप फर्स्ट हेडिंग बनाओगे जोग्राफिकल एडवांटेजेस। सो जोग्राफिकली मतलब उसकी लोकेशन कैसे सूटेबल थी, कैसे फेवरेबल थी, वो हम देखते हैं। इसमें हम लिखेंगे कि मगध मिडल गंगा वैली के पास लोकेटेड था। सो ऑब्वियसली अब अगर वो किसी रिवर के पास लोकेटेड है तो उसके आसपास सॉइल फर्टाइल होती है, तो अगर फर्टाइल सॉइल होगी तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा, एंड अगर एग्रीकल्चर अच्छा है तो फिर सीधी सी बात है इकोनॉमी भी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद मगध जहाँ लोकेटेड था उसके आसपास फॉरेस्ट्स भी थे, हिल्स थी, रिवर्स थी, तो नेचुरल प्रोटेक्शन थी, क्योंकि कोई किसी को भी अगर अटैक करना है तो फॉरेस्ट, हिल्स नेचुरल बैरियर्स बन जाते थे। सो गंगा के अलावा और भी रिवर्स थी, सोन, पुनपुन, गंडक, जिन्हें हेल्प किया एग्रीकल्चर में, इरिगेशन करने में, एंड ट्रांसपोर्ट भी हो जाता था बोट्स, शिप्स के थ्रू, एंड फिर कम्युनिकेशन में भी हेल्प किया, क्योंकि अगर एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ के लोगों के साथ रिलेशंस बनेंगे एंड और ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। अब सेकेंड रीज़न की बात करते हैं कि रिच नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि आसपास रिवर्स हैं तो ऑब्वियसली रिसोर्स रिच रीजन भी होगा। आयरन और बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल था, एंड सबसे इम्पोर्टेंट रीजन था जो कि आयरन और रिच था वो था छोटा नागपुर प्लेट्यू नियर राजगीर मगध की कैपिटल थी। सो कैपिटल के पास ही आयरन और रीजन है रिच, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है ये चीज़। उसके बाद आयरन फिर यूज़फुल था, एग्रीकल्चर टूल्स, नए नए टूल्स बनाए उन्होंने एग्रीकल्चर से, एंड वेपन्स बनाए, तो फिर डिफेंस में भी हेल्पफुल रहे वेपन्स उन्हें। एंड फॉरेस्ट थे तो फॉरेस्ट से टिम्बर मिल जाता था, एलिफेंट्स मिल जाते थे, एलिफेंट्स उन्होंने अपनी आर्मी में शामिल कर लिए थे, तो डिफेंस के लिए ये भी अच्छा था। एंड और भी फॉरेस्ट रिसोर्सेज बहुत प्लेंटी अमाउंट में अवेलेबल। देन थर्ड पॉइंट देखते हैं प्रोस्पेरस इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई थी, क्योंकि लैंड सॉइल फर्टाइल थी, तो फर्टाइल लैंड बन गया था, सो फिर एग्रीकल्चर हो रहा था, तो प्रोडक्शन सरप्लस था। अब सरप्लस प्रोडक्शन होगा तो वो बाहर एक्सपोर्ट भी करेंगे, सो इकोनॉमी उनकी बहुत अच्छी हो गई थी। एग्रीकल्चर डेवलप होने से फूड सप्लाई इंक्रीज़ हो गया था, ट्रेड में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे, ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिश हुई बहुत अच्छे से, क्योंकि रिवर्स भी फिर हेल्पफुल थी। सो एग्रीकल्चर हुआ, उसके बाद रिवर्स के थ्रू ट्रेड एंड कॉमर्स की, एंड इकोनॉमी प्रोस्पेरस हो गई।
एंड फिर इतना ज़्यादा अगर उन्होंने प्रॉस्पेरिटी लाई है तो फिर उन्होंने और प्रोफेशंस भी स्टार्ट किए, जैसे क्राफ्ट प्रोडक्शन, इंडस्ट्रीज़, क्योंकि आयरन के यूज़ से मशीन्स, टेक्नोलॉजीज़ आ रही थी, तो फिर ये सब बनना भी स्टार्ट हो गया था। देन हम फोर्थ पॉइंट में आते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल रूलर्स बहुत ज़्यादा एफिशिएंट थे, कैपेबल थे, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने फाउंडेशन की थी मौर्यन एम्पायर की, एंड देन बिम्बिसार, उन्होंने किंगडम को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया था, एंड मैरिज अलाइंसेस की थी कि जिस एरिया की प्रिंसेस से शादी करेंगे तो वो एरिया भी उनके साथ अंडर, मतलब वो फिर उनके एनिमी नहीं रहते थे ना, तो मैरिज अलाइंस से वो उनके दोस्त ही बन जाते थे, एंड आगे किसी वॉर में वो हेल्पफुल ही होते थे। तो मैरिज अलाइंसेस से, डिप्लोमेसी से, इनसे इन्होंने किया। उसके बाद अजातशत्रु, उन्होंने मिलिट्री स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया, नए नए वेपन्स बनाए जो कि, तो ये सब डिफेंस में बहुत हेल्पफुल रहा। तो रूलर्स ने की एक्सपेंशन की पॉलिसी ने बहुत ज़्यादा मौर्यन एम्पायर को एंड मगध को एक्सपैंड किया। इसके पॉलिटिकल फैक्टर्स पे, सो पॉलिटिकल फैक्टर्स में अगर हम बात करें तो जो हरियंका डायनेस्टीज़ एंड शिशुनाग डायनेस्टीज़, हरियंका डायनेस्टी फर्स्ट डायनेस्टी थी एंड शिशुनाग तक चली, तो इन्होंने बहुत वर्क किया एक्सपेंशन में एंड पावर को सेंट्रलाइज करने में, यानी सेंटर में लाने में। कैपिटल को इन्होंने फोर्टिफाइड रखा, राज की कैपिटल थी एंड बाद में पाटलिपुत्र बन गई थी, तो दोनों को इन्होंने फोर्टिफाइड रखा था कि अटैक्स वगैरह से बचा जा सके, इन्वेजन से बचा जा सके। और देन इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया, जिससे कि इतने बड़े किंगडम को वो अच्छे से कंट्रोल कर स्ट्रॉन्ग बना लेते। उन्होंने इन्फेंट्री, कैवलरी, चैरियट्स एंड वॉर एलिफेंट्स इंक्लूड किए थे। एलिफेंट्स क्योंकि फॉरेस्ट पास थे तो वहाँ से एलिफेंट्स हो गए थे। देन घुड़सवार, पैदल सवार, सोल्जर्स, सब कुछ उन्होंने जो है अपनी आर्मी में इन्वॉल्व कर लिया था। एंड क्योंकि आयरन इंट्रोड्यूस हो गया, आयरन और वहाँ पे बहुत रिच रिसोर्स था, तो फिर आयरन और की रिचनेस से न्यू वेपन्स बनाए थे उन्होंने, एंड फोर्टिफिकेशन भी उसी से कर दी थी, तो ये भी बड़ा हेल्पफुल रहा मिलिट्री स्ट्रेंथ के लिए। एंड देन उन्होंने जो उनकी जो नेबरिंग स्टेट्स थी, जैसे कि अंगा, काशी, कौशल, ये अदर महाजनपद से, उन्हें भी कॉन्क्वेर कर लिया था अपनी स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेटेजिक मिलिट्री स्ट्रेंथ। तो यहाँ क्वेश्चन पूरा होता है, इसके बाद आपको लास्ट में कंक्लूजन लिखना है कि जो मगध का जो राइज था वो उसका कोई एक ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं था, बल्कि ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, एंड इन्होंने मिलकर मगध को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया, एंड उस वजह से मगध किंगडम जो है प्रॉस्पर हो सका। एंड फिर मगध ने बाकी जो आसपास के महाजनपद थे उन्हें भी जीता, एंड वो जीतने के बाद फिर मौर्यन एम्पायर जो है उसकी फाउंडेशन रख दी गई थी। वो जो सोर्सेज हिस्टोरियंस ने यूज़ किया हमें मौर्यन एम्पायर और मौर्यन हिस्ट्री को बताने में, वो सोर्सेज हमें बताने हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सो इसमें हम बताएंगे कि मौर्यन पीरियड जो है वो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड इसके जो सोर्सेज हैं, हिस्टोरियंस ने किसी एक सोर्स का यूज़ नहीं किया है इसकी हिस्ट्री रिकन्स्ट्रक्ट करने में, बल्कि बहुत सारे सोर्सेज का यूज़ किया है। एंड उन सोर्सेज को हम क्लासीफाई करते हैं टू टाइप्स में, लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। सो लिटरेरी सोर्सेज होते हैं जो लिखे गए हैं, जैसे मतलब कोई भी टेक्स्ट हमें मिला हो वो, ठीक है, वो सब लिटरेरी सोर्सेज में आएंगे। एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं जैसे जो खुदाई के टाइम, यानी एक्सकवेशन के टाइम जो हमें मिले हैं, कोई आर्टिफैक्ट मिल गया, कोई ऑर्नामेंट मिल गया, या सील्स वगैरह, सील्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, ठीक है, ये सब हमारा आर्कियोलॉजिकल में आएगा। सो अब हम मेन बॉडी स्टार्ट करते हैं। उसमें फर्स्ट हम लिखे हेडिंग बनाएंगे लिटरेरी सोर्सेज की। सो लिटरेरी सोर्सेज में हमारे आता है, फर्स्ट आता है बुद्धिस्ट लिटरेचर। बुद्धिस्ट लिटरेचर था जो कि बुद्धिज़्म के फॉलोवर्स ने लिखा था। सो इसमें बुद्धिस्ट लिटरेचर में बुद्धिज़्म के बहुत इंपॉर्टेंट 3 टेक्स्ट्स आएंगे, दीपवंसा, महावंसा एंड अशोका वंदना। ये 3 जो सोर्सेज हैं, इन्होंने अशोका के बारे में बहुत बताया। अशोका जो कि एक मौर्यन रूलर ही थे, ठीक है, एंड ये मॉन्क्स ने लिखे थे। मॉन्क्स यानी जो बुद्धिज़्म की मोनेस्ट्रीज़ में रहते थे, ठीक है, उन्होंने ये लिखे थे। एंड ये अशोका की लाइफ के बारे में मेन, सो ये जो है अशोका की लाइफ के बारे में मेनली हमें बताते कि अशोका ने कौन कौन से वॉर किए थे, एंड उसकी जो धाम पॉलिसी जो उसने लगाई थी सबसे इम्पॉर्टेंट, उसके बारे में ये बताते हैं। इसके बाद सेकेंड हम लिखेंगे जैन लिटरेचर, वो लिटरेचर या वो टेक्स्ट जो जैनिज़्म में लिखे गए थे। सो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य एंड उनकी एसोसिएशन विद जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ। देन थर्ड आता है ब्राह्मणिकल लिटरेचर। ब्राह्मणिकल में जैसे कि पुराण आ गए, जैसे कि विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, भगवत पुराण, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट मौर्यन पीरियड एंड मौर्यन डायनेस्टीज़ जो आई थी, ठीक है। एंड ये हमें क्रोनोलॉजी बताने में भी हेल्प करती है, यानी कि टाइमलाइन, यानी कौन सी डायनेस्टी पहले आई, कौन सी बाद में, तो टाइमलाइन मेनली हमें पुराण से पता लगती है। देन फोर्थ आता है ग्रीक एंड लेटिन अकाउंट्स।
ग्रीक मतलब जो पोर्तुगीज़ लोगों ने लिखे थे, एंड लेटिन अकाउंट्स, ठीक है, वो भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। उनमें से आपको मेन ये लिखने ही है मेगास्थेन्स का अकाउंट इंडिका, ये हमें बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। बाकी आप बेशक रहने देना, बट मेगास्थेन्स का ज़रूर लिखना। देन हमारा लास्ट आ जाएगा कौटिल्यस अर्थशास्त्र। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट है जो हमें बताता है उसके बारे में, क्योंकि कौटिल्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में ही होते थे। सो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिटी के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, इकोनॉमी के बारे में बहुत अच्छा लिखा है। देन हमारा सेकंड पार्ट शुरू हो जाता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो हमें खुदाई के टाइम मिले हैं, ठीक है। इसमें कोई भी आर्टिफैक्ट जो हमें मिला वो आ जाता है। सो फर्स्ट आएगा इंस्क्रिप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट थी, स्पेशली अशोका रूलर की इंस्क्रिप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स रही हैं मौर्यन एम्पायर का, मौर्यन हिस्ट्री का। सो ये अशोका इंस्क्रिप्शंस या और भी इंस्क्रिप्शंस हमें पिलर्स पे एनग्रेव्ड मिली हैं, रॉक्स पे, केव वॉल्स पे, इन सब जगह पे हमें मिली हैं, एंड वो अशोका ने खुद लिखवाई थी। एंड वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अशोका ने जो एक न्यू पॉलिसी अपनाई थी धाम, उसके बारे में, अशोका के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, एंड और जो भी उसने वेलफेयर एक्टिविटीज़ की थी या उसने फॉरेन रिलेशंस जिन जिन कंट्री के साथ बनाए थे उन सब चीज़ों के बारे में बताती है। देन आ जाएंगे पिलर्स एंड एडिक्ट्स। पिलर्स पे एंड एडिक्ट्स पे इंस्क्रिप्शंस में ही मेनली हम काउंट करते हैं, बट इससे अलग से लिख देंगे क्योंकि हमें पिलर्स के नाम लिखने या प्लेसेस लिखने जहाँ जहाँ बनवाई गई थी। सो सबसे इंपॉर्टेंट अशोका ने पिलर्स बनाए थे जो कि बनाए थे सारनाथ में, सांची, ये दो ही, एंड वैशाली, ये 3 प्लेसेस याद रखना है। एंड वो बहुत अच्छे से वेल पॉलिश्ड उसने बनाए थे, यानी पहली बार इसे देख के गए थे कि पॉलिश्ड पिलर्स बनाए हैं। सो इन पे इंस्क्रिप्शंस लिखे थे, एंड वो किंग की आइडियोलॉजी एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत अच्छे से बताते हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स जो हमें मिले हैं, जैसे कि हमने साइट्स एक्सकेवेट की थी पाटलिपुत्र, तक्षशिला, सारनाथ, कौशाम्बी, राजगीर, उज्जैन। यहाँ पे हमें बहुत सारे रिमेन्स मिले हैं, पैलेसेस यानी महल्स मिले हैं, पिलर्स मिले हैं, पोट्री मिली है, बीड्स, कॉइन्स, टूल्स, ये सब हमें मिला है। तो इन सब आर्टिफैक्ट्स को पढ़ के, इन सब को स्टडी करके हमें पता लगता है मौर्यन हिस्ट्री के बारे में कि कैसे उनकी सोसाइटी थी, क्या क्या चीज़ें यूज़ करते थे, क्या क्या डेवलपमेंट्स हो चुकी थी। सो ये हमें टाउन प्लानिंग, आर्ट, ट्रेड, डेली लाइफ के बारे में बताता है। देन हम लास्ट में ऐड करेंगे लिटरेरी आर्कियोलॉजिकल के बाद अदर इंपॉर्टेंट सोर्सेज जो बच गए हैं, जैसे कि कॉइन्स, पंच मार्क्ड कॉइन्स होते थे, कॉपर के कॉइन्स होते थे, ठीक है। इनसे हमें इकोनॉमी एंड ट्रेड के बारे में पता लगता है कैसे, क्योंकि कॉइन्स जहाँ जिस जिस एरिया में वो मिले हैं, मतलब वहाँ तक उनके ट्रेड रिलेशंस थे, वहाँ तक वो ट्रेड करते थे, उन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करते थे। सो हमें ये पता लगता है। देन आर्ट एंड आर्किटेक्चर से हमें मौर्यन आर्ट के बारे में पता लगता है कि कौन कौन सी जो है वो होते थे टाइप्स की आर्ट उन्होंने की थी, एंड क्या क्या डेवलपमेंट हो चुकी थी रिगार्डिंग आर्किटेक्चर। देन फॉरेन आर्कियोलॉजी का हमें पता लगता है अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया एंड अदर रीजन्स ने कैसे इन्फ्लुएंस किया था मौर्यन ट्रेड को एंड मौर्यन हिस्ट्री को। देन हम लास्ट में कंक्लूजन ऐड करेंगे कि हिस्टोरियंस ने जो भी मौर्यन हिस्ट्री रिकन्स्ट्रक्ट की है वो कॉम्बिनेशन थी लिटरेरी, एपिग्राफिकल मतलब इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करना, न्यूमिस्मैटिक्स मतलब कॉइन्स को स्टडी करके, आर्कियोलॉजिकल, आर्ट, फॉरेन सोर्सेज, इन सबको पढ़ के जो है पता लगा है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस तो मैंने सारे करा दिया, बट आई वांट यू टू डू दिस टॉपिक एज वेल, धाम, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में तो नहीं आएगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है एंड ये मोस्टली आता ही आता है। सो ये भी कवर कर लेना। सो धाम पॉलिसी अशोका ने चलाई थी। मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता देती हूँ। अशोका ने जो है एक वॉर किया था उड़ीसा में, कलिंगा में। सो उसमें जो है बहुत सारे लोगों की किलिंग्स हुई थी एंड बहुत मतलब अनपीसफुल था, बहुत ज़्यादा वॉयलेंट था। तो उसकी वजह से अशोका's हर्ट मूव्ड एंड उसने सोच लिया कि मैं कोई किलिंग विलिंग नहीं करूँगा, वॉयलेंस नहीं करूँगा। एंड उसने फिर धाम जो था वो अपना लिया एंड ये उसने एज अ मॉरल कंडक्ट चलाया था एंड कि लोग जो है वॉयलेंस ना करें, नॉन वॉयलेंस से रहें, पीसफुली रहें, ठीक है। सो सारी उसने अच्छी चीज़ें, काइंडनेस, ठीक है, इन सब को जो है इसमें प्रमोट किया है। सो हम स्टार्ट करते हैं आंसर इंट्रोडक्शन से कि धाम जो है वो गाइडिंग प्रिंसिपल था अशोका के रूल का। उसने अपने रूल में ये बहुत अच्छे से जो है एक एज अ प्रिंसिपल बना के इसे चला दिया था, ठीक है। ये न्यू रिलीजन नहीं था बट इट्स अ कोड ऑफ मॉरल कंडक्ट, ठीक है, कि कैसे लोगों को रहना चाहिए, ठीक है। ये इसने जो है चलाया था एंड ये कलिंगा के वॉर के बाद जो है इसने इंट्रोड्यूस किया था एंड ये लोगों के वेलफेयर के लिए था एंड एक प्रिंसिपल्स। सो प्रिंसिपल्स ऑफ धाम अगर हम देखें तो उसमें क्या था कि सब लोगों के रिस्पेक्ट करना, काइंडनेस से रहना, दूसरों के लिए कंपैशन दिखाना, ट्रुथ का साथ देना, सेल्फ कंट्रोल रखना है, वॉयलेंट नहीं होना है, हार्ट में प्योरिटी रखनी है, एल्डर्स के लिए रिस्पेक्ट रखनी है, जनरसिटी रखनी है अपने बिहेवियर में,
नॉन वायलेंस रखना है, वायलेंस आपको नहीं करना है, एंड हर एक रिलीजन को रिस्पेक्ट करना एंड उनके प्रति टॉलरेंट रहना, मतलब किसी भी रिलीजन के प्रति हेट्रेड नहीं होना चाहिए या नहीं फैलाना है, ठीक है, टॉलरेंट रहो हर रिलीजन